Hello class 9. Today I am going to make a video of your very first chapter of science, matter in our surroundings. Matter, ये पूरा यूनिवर्स मैटर का बना हुआ है. Now the question is, what is matter? Anything which occupies space, जगह घेरती है, and has mass, तो उसका अपना मास है, चाहे वो मिलीग्राम में ही हो, उसे मैटर कहा जाता है. तो मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यहाँ मैंने जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल से तो बने होते हैं मैटर, तो सॉलिड में पार्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है और गैस में कैसा होता है, इस डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश की है. और इस डायग्राम से मैं आपको बताऊं कि इनके इसी स्ट्रक्चर की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है. सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है. जैसे बेंच है, आपका टिफिन बॉक्स है, उसका अपना एक डेफिनेट शेप है. उस शेप को आप बदलेगा नहीं. अगर उसको आप बॉक्स में डाल दें या बेड पर रख दें या कहीं रख दें, जैसा है वैसा ही रहेगा. लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता. अगर ग्लास में वाटर है, उसको आप किसी बाउल में डालेंगे, कटोरे में डालेंगे, तो बाउल के शेप में हो जाएगा. लिक्विड शेप चेंज करता है, इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता. और ऐसे ही गैस के साथ भी होता है. गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. अब आप देख रहे होंगे ये जो पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस बना होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इसी वजह से ये बंधे होते हैं. इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, खींचते हैं. तो आप देखेंगे सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा होता है. क्यों? यहीं पर एक प्रॉपर्टी और निकल के आ जाती है कि मैटर, जो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, उनके बीच स्पेस होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगी ये बात समझ में. वहां पर जो पॉइंट्स दिया हुआ है कि पार्टिकल्स है स्पेस इन बिटवीन देम. यहाँ देख के आप बड़े क्लियरली बता सकते हैं सबसे कम स्पेस किस में होता है. सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे ज्यादा लिक्विड में होता है, और सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में. तो जिसमें जितना कम स्पेस होगा वो पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचेंगे. तो सॉलिड में सबसे कम स्पेस है, ये ज्यादा फोर्स लगाता है. लिक्विड उससे थोड़ा कम लगाता है, और गैस बहुत ही कम लगा पाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. एंड तीसरी चीज कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, मूव करते हैं. तो सॉलिड में मूव करने का चांस थोड़ा कम रहता है, ना के बराबर. वाई? स्पेस ही नहीं. जैसे रोड पर गाड़ी खड़ी है, बहुत सारी खड़ी है गाड़ी, तो वहां मूवमेंट नहीं हो पाएगा गाड़ी का. लेकिन जहां पर स्पेस होगा, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस है. देखिए मैं स्ट्रक्चर इसलिए बनाया हूं कि प्रॉपर्टी को आप रटिए मत, समझिए. जब यहाँ पार्टिकल्स के बीच स्पेस है तो उनमें मूवमेंट होगा. और तीसरा गैस है, इसके बीच तो बहुत स्पेस है, इसलिए इसके बीच बहुत पार्टिकल जो है बहुत तेजी से मूव करते हैं. और इस पार्टिकल्स के जो मूव करने का है, ये और भी तेज स्पीड लाई जा सकती है अगर इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए. टेम्परेचर के मिलते ही जो पार्टिकल्स होते हैं उन मूवमेंट करने लग जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है. और इसी वजह से सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में भी चेंज हो सकता है. ये बातें हैं आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, वो आप इस डायग्राम से समझें. अब आप देखिए कंप्रेस करने की बात आ रही है कि किसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है. तो दबा सकते हो आप उसे ना जिसके बीच स्पेस हो. सॉलिड में आप नहीं दबा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, ये कॉम्प्रेसिबल नहीं है. ये कॉम्प्रेसिबल है, कुछ सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके यहाँ पर स्पेस है. और लिक्विड में खुद स्पेस होता है, इसको आप इजिली कंप्रेस कर सकते हैं. सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, एंड गैसेस कैन आल्सो फ्लो. तो ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेते हैं. जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा वहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका डाउन होगा. अब सॉलिड के लिए तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा. मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, हाई होता है. क्यों? क्योंकि
पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, एक दूसरे को जो खींचते हैं, वो वाली फोर्स जाता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, और गैस में तो बहुत ही कम होता है। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्ट करने का इसका हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, और गैस का भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच स्पेस है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज इवेपोरेशन एंड हाउ इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है जब उस पर टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो सकता है 200 डिग्री सेल्सियस हो, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। उसके पहले 100 डिग्री सेल्सियस के पहले जो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है, उस चीज को इवेपोरेशन कहा जाता है। मीन्स इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। इवेपोरेशन 1 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है, 2 पर भी होता है, 4 पे भी होता है। हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ता जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी चीज का, उसके पहले जो कन्वर्जन होता है लिक्विड का गैस में, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। और जब भी इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। इवेपोरेशन जब भी होता है तो कूलिंग होती है। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे विक्स है, विक्स को आप अपने हाथ पे लगा लीजिए, थोड़े से स्पेस में लगा लीजिए, तो यहाँ आपको ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि इस पोर्शन में जो गर्मी थी आपकी बॉडी की, उसको वो विक्स लेकर इवेपोरेट कर गई। मतलब इस पोर्शन की बॉडी का जो हीट थी निकल गई, बाकी बॉडी गर्म है, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो गया, तो कंपेरेटिवली आप यहाँ पर ठंडा महसूस करते हैं, दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो इवेपोरेशन जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो, एक चीज और बता दूं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट एक डेफिनेट टेम्परेचर पे जाके होता है। जैसे कि वाटर के रिगार्डिंग कहा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके इसकी बॉइलिंग होती है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। दूसरी बात, बॉइलिंग इज ए बल्क प्रोसेस। बॉइलिंग जब होता है तो पूरा का पूरा जो लिक्विड होगा, चाहे ऊपर है, चाहे नीचे है, चाहे मिड में है, सब बॉयल कर रहे होंगे। बट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन सरफेस पे होता है, अपर सरफेस पे होता है। जो अपर सरफेस पर लिक्विड होगा वही गैस में चेंज कर रहा होगा, और जब वो चेंज हो जाएगा तो फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में गांव में आपने पॉन्ड वगैरह देखा होगा, तालाब वगैरह देखा होगा, धीरे धीरे करके सूखते हैं। उसमें क्या होता है, पहले ऊपर वाला पानी जो है वाटर है वो गैस में चेंज होता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, और अगर बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा तो सूख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि, और बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है और पूरा जितना लिक्विड होगा सबके साथ होगा। लेकिन इवेपोरेशन जैसे तालाब में हो रहा है तो पूरे पानी के साथ नहीं होगा, केवल उसके सरफेस के ऊपर। इवेपोरेशन के रेट, इवेपोरेशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी तेजी से होगा। जैसे आप अपना टॉवल लीजिए, उसको धो लीजिए और उसको 3-4 बार लपेट के डाल दीजिए सूखने के लिए। इट विल टेक मोर टाइम, उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसी को आप फैला के डाल दीजिए तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है इवेपोरेशन के लिए। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन आपका उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से इवेपोरेशन होता है। इसलिए आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ओके, आता है आपका प्रेशर। प्रेशर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ही तेजी से होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिस पर ज्यादा होने पर इवेपोरेशन कम होता है, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब सवाल उठता है ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट होता है जिसको आप उमस कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड, आज बहुत ह्यूमिड है, मीन्स आज बहुत उमस है। तो जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उस दिन हमारा स्वेट भी नहीं सूखता है, पसीना नहीं सूख पाता है और हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। तो ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है इवेपोरेशन का रेट डाउन होता है। ज्यादा ह्यूमिड
ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट तो बढ़ता है, बट ह्यूमिडिटी के बढ़ने से आपका जो है इवेपोरेशन का रेट डाउन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और भी है, टेम्परेचर की 2 यूनिट्स के बारे में आपको बताया गया है, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। एक रिलेशन होता है K = C + 273, ओके। ये क्या रिलेशन होता है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, और C = K - 273 यहीं से निकल कर आया है, केल्विन में दिया है तो उसको आप डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो ये आपको फार्मूला है, इसको आपको समझना है। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस हो तो गैस के फॉर्म में कन्वर्जन उसका चेंज हो जाता है। इसी में आपको बता दूं, एक फार्मूला फ़ारेनहाइट को लेकर आपके मैथमेटिक्स के ग्रुप में है, F = 9/5 C + 32, इसको भी याद रखना आप, फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, जैसे कि लेंथ की अलग अलग यूनिट होती है, आप मीटर भी कहते हो, सेंटीमीटर भी कहते हो, किलोमीटर भी कहते हो, कभी कभार फुट भी यूज कर लेते हो, फीट यूज कर लेते हो, वैसे टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट्स हैं। यहाँ पर आपको रिलेशन बताया गया है कि कोई भी चीज दी हो तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए मैंने आपको तीनों फार्मूले बता दिए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं इस चैप्टर में, कि जैसे कि ड्राई डे में हमारा कूलर हमको ज्यादा ठंडी हवा क्यों देता है, क्योंकि जिस दिन ड्राई डे होता है उस दिन ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो जो कूलर से हवा आती है वो हमारे स्वेट को सुखा देती है और हम ठंडा महसूस करते हैं। अर्थन पॉट, जो आपका मटका होता है उसका पानी ठंडा क्यों हो जाता है, अर्थन पॉट में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। उससे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, यानी पानी का जो हीट है बाहर निकल के जाता है। तो जब इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी, तो जो उसका हीट है वो बाहर निकल रहा है, तो बचा हुआ पानी जो होगा वो ठंडा होगा। हम समर में, गर्मी के दिन में, जैसे आजकल जो समय चल रहा है, कॉटन क्लॉथ क्यों वियर करते हैं, क्यों पहनते हैं, सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, सवाल पूछा जाता है। कॉटन क्लॉथ क्या होता है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेट जो आपकी बॉडी से निकलता है उसको एब्जॉर्ब करता है, सोखता है और उसको ऊपर ले आता है, और वो कपड़े के ऊपर आ जाता है तो वो चीज आपकी इवेपोरेट हो जाएगी, यानी कि सूख जाएगी। और जब आपका स्वेट सूखेगा, इवेपोरेशन होगा, तो जाहिर सी बात है आपको ठंडक महसूस होगी। इसलिए समर में कहा जाता है कि कॉटन क्लॉथ्स का यूज करना चाहिए। तो देखिए आप, बनियान वगैरह जो होती है आपकी ज्यादातर कॉटन में ही पाई जाती है, और कॉटन के ही कपड़े गर्मी में पहने जाते हैं। अगर आपको इस बात का मालूम करना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि जो प्लास्टिक होता है ना, जिसमें हम पिन्नी जिसे आप कहते हो, उसकी अगर कोई शर्ट बनवा लेते हैं, मान लो, एक बात कह रहा हूँ प्रैक्टिकली, उसको आप पहनकर देखिए जरा गर्मी के दिन में, तो प्लास्टिक क्या है आपकी बॉडी को पूरा कवर कर देगी। अब स्वेटिंग होगी लेकिन वो स्वेट बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक ने उसको बांध रखा है, बाहर निकलने का चांस ही नहीं दे रहा, जगह ही नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी। दैट्स वाई इट इज एडवाइज दैट इन समर सीजन वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स। ऐसे कुछ रीजन है, इनको आपको समझना है। एक और वर्ड आया है लैटेंट हीट। लैटेंट मीन्स होता है हिडन, छिपी हुई है। तो एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट, एक ऐसी हीट कि जो कि किसी चीज की स्टेट को चेंज कर दे। जैसे कि वाटर को आप अगर बॉयल करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड में भी होता है, लेकिन जब उसे लैटेंट हीट मिल जाती है तो गैस में चेंज हो जाता है। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी चीज के स्टेट को केवल चेंज करे, उसके टेम्परेचर को ना चेंज करे, दैट इज नोन एज लैटेंट हीट। और आप अपनी बुक में देखिएगा, दो चीजें दी हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों में 1 kg को सॉलिड से लिक्विड और सॉलिड लिक्विड से गैस में चेंज करने में जो हीट का अमाउंट यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
आई होप इतनी सारी चीजों के साथ जो मैंने आपको बताया है, जो अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे समझेंगे तो चैप्टर 1 में, और खासकर ये, और एक चीज अभी आपकी और रह गई है, आपका एक टॉपिक साइंस में डिफ्यूजन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ डिफ्यूजन का, जिसमें गैसेस आपस में मिक्स होती हैं, उन्हें डिफ्यूजन कहा जाता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, जैसे कहीं पर अगरबत्ती जलाई जाती है दूर आपसे 10 मीटर 15 मीटर की दूरी पर, या खाना किचन में पक रहा है, तो उसकी स्मेल आप तक कैसे आ जाती है? क्योंकि वहां से जो वेपर निकलता है या वहां से जो चीज निकलती है वो एयर में मिक्स होती है, और एयर में मिक्स होने के साथ आपके पास तक आ जाती है, तो आप स्मेल कर पाते हैं और बता पाते। यही चीज क्या कहलाती है? आपकी डिफ्यूजन कहलाती है। तो डिफ्यूजन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन वगैरह जो चीज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सॉलिड लिक्विड गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इवेपोरेशन, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, and the relationship between Kelvin and degree Celsius and Fahrenheit, इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे, तो आई होप यू विल प्रिपेयर योर वेरी फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वेरी इजीली, नाइसली। इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। पढ़िए, समझिए। वेरी सून आपको और भी वीडियोस साइंस से रिलेटेड अवेलेबल होंगे। थैंक यू।